हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और स्वागत है आप सभी का कोरबा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपसे एक ऐसी पेन कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग क्रॉनिक पेन कंडीशन है। इसका लोग सालों साल इलाज कराते हैं लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पाती है। मैं अपनी रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में कई ऐसे मरीजों से मिलता हूँ जिनको कई सालों से बैक में पेन है, कूल्हों में दर्द रहता है, पैरों में जलन, झुंझुनाहट, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं रहती हैं। उनका एमआरआई हो चुका, उनका एक्सरे हो चुका, उनका सीटी स्कैन हो चुका, उनके लगभग सारे ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी दवाइयाँ उन्होंने खा चुकी हैं, काफ़ी कमर की एक्सरसाइज वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये दर्द जाता ही नहीं है। अगर जाता भी है तो कुछ समय के बाद फिर से वापस आ जाता है। इस बीमारी का नाम है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये लगभग 6% आबादी को होता है। ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी ये होता है तो इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा टफ होता है। टफ होने का रीज़न ये नहीं है कि कोई अनोखी बीमारी है। टफ होने का रीज़न ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि ये आखिर होता कैसे है। इसमें ये जो कन्फ्यूजन है इसकी वजह है शियाटिका। जब कमर में स्लिप डिस्क होती है और आपकी शियाटिक नर्व दब जाती है तब भी आपको कमर में पेन, कूल्हों में पेन, पूरे पैरों में दर्द, जलन, झुंझुनाहट जैसी समस्याएं होती हैं। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में भी सारे के सारे यही सिम्टम्स आते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट किसी प्रैक्टिशनर के पास, किसी सर्जन के पास ये समस्या लेके जाता है तो पहला थॉट दिमाग में यही रहता है कि हो सकता है इस पेशेंट को शियाटिका डेवलप हो गया हो, कमर में डिस्क बैठ गई हो जो शियाटिक नर्व को दबा रही हो, जिसकी वजह से सारी कंडीशंस आती हैं। तो उसके बाद पहले तो एक्सरे होता है, फिर कुछ दवाइयाँ चलती हैं, फिर एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई में आता है डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स। देखिए, एमआरआई एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर हम जिनको कमर की फिलहाल कोई भी समस्या नहीं वो भी जाके कराएंगे तो एमआरआई में कोई ना कोई फाइंडिंग निकल ही जाएगी। एमआरआई इतनी ज़्यादा एडवांस्ड मशीन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको प्रोलैप्स हो गया है तो उसी की वजह से आपको पैरों में दर्द हो रहा है। ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए ही पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का डायग्नोसिस जो है बहुत ही सामान्य तौर पर मिस कर दिया जाता है। एमआरआई कराइए, लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट को देख के कभी भी घबराइएगा मत। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम एमआरआई की रिपोर्ट में जो आपको दिख रही है उसी की वजह से आपको अभी तकलीफ हो रही हो। कई बार एक्सरे में भी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा डिजनरेशन दिख रहा होता है, आपका जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है या आप खुद अगर कहीं से देख के समझ रहे हैं उस एक्सरे को तो लगता है कि अरे इतना सारा डैमेज हो गया है, अब मेरा क्या होगा, ये दर्द कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ऐसे निराशावादी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेडिकल साइंस काफ़ी उन्नति कर चुका है। खासतौर पे फिजियोथेरेपी का जो साइंस है वो बैक पेन को लेके काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। इसलिए घबराइए नहीं, अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को जाके चेक कराइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का भी वो टेस्ट करें। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बहुत ही सिंपल एक टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। कुछ हिस्ट्री, कुछ पेन कहाँ पे हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है, कैसे चालू हुआ था, और एक सिंपल टेस्ट करके पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का डायग्नोसिस किया जा सकता है। इस जांच के लिए आप कोरबा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर में भी आ सकते हैं या फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितनी यथासंभव हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करते हैं कि आखिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है। हमारे हिप्स में डीप, हमारे जो बटक्स हैं, जो कूल्हे हैं, उनके डीप साइड मतलब अंदर की तरफ में एक मांसपेशी होती है इस टाइप से, उसे बोलते हैं पिरिफॉर्मिस मसल। पिरिफॉर्मिस मसल का काम होता है पैर को बाहर की तरफ घुमाना या फिर बाहर की तरफ ले जाना। जब ये मसल किसी कारण से छोटी पड़ जाती है तो इसके नीचे से जो नस जाती है, जिसे शियाटिक नर्व बोलते हैं, ये उसको दबाने लगती है। जब ये इस नस को दबाती है तो आपको पूरे पैर में झुंझुनाहट, जलन, दर्द, शार्प एंड शूटिंग पेन, टिंगलिंग और नमनेस जैसी समस्याएं आने लग जाती हैं। अब ये किस किस कारण से पिरिफॉर्मिस मसल में समस्या आ सकती है? सबसे पहला जो कारण है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, अपने शरीर पे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप लापरवाह रहते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसकी वजह से समय के साथ जो है पिरिफॉर्मिस मसल वीक पड़ जाती है और वीक होने के साथ साथ वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जब वो टाइट होती है तो वो सियाटिक नर्व को दबाने लगती है। दूसरा, अगर आपका रिपीटेड मूवमेंट वाला कोई काम है, जैसे आपको बहुत शौक है दौड़ने का, या आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको कई किलोमीटर एक ही दिन में चलना पड़ता है या कई किलोमीटर एक ही दिन में गाड़ी चलाना पड़ता है बैठ के, इसकी वजह से भी पिरिफॉर्मिस मसल वीक हो सकती है या शॉर्ट होकर, टाइट होकर शियाटिक नर्व को दबा सकती है। किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से जिसमें आपको हिप में चोट आई है, उसकी वजह से भी पिरिफॉर्मिस मसल में स्कारिंग हो सकती है। स्कारिंग की वजह से वो मांसपेशी छोटी हो जाती है और शियाटिक नर्व को दबाने लगती है। इससे शियाटिका के लक्षण सामने उभर के आते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से समस्या होती है, लेकिन कई बार आप ऐसा देखेंगे जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं, जो रेगुलर वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, जो जिम जाते हैं और अच्छी उनकी जो फिजिकल जो फिटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, शेप्ड बॉडी है, उनको भी कई बार sciatica की समस्या हो जाती है। उसका कारण ये है कि या तो वो प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं या फिर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करते हैं। देखिए पिरिफॉर्मिस मसल, मैं अभी कुछ दिन पहले एक जिम में एक छोटा सा मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक एजुकेशनल सेशन था, वहाँ गया तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आखिर आप जो आपकी जो हिप की जो डीप मसल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो उनमें से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि हिप की डीप मसल्स होती क्या है। वो ट्रेन करते हैं अपने हिप्स को, फ्रंट ऑफ थाइस को और बेसिकली क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को, क्योंकि वही टोन दिखती हैं। डीप मसल्स तो टोनिंग दिखेगी नहीं बाहर से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर देते नहीं। तो ऐसे लोगों को भी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। आइए अब बात करते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बारे में, आखिर इसको पकड़ा कैसे जा सकता है। क्योंकि लक्षण sciatica के, जो स्लिप डिस्क की वजह से जो sciatica हुआ है और जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से sciatica हुआ। देखिए sciatica किसी बीमारी का नाम नहीं, sciatica सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है, जो लक्षण एक जैसे हैं। sciatic नर्व को आप कहीं पे भी दबाएंगे तो sciatica के ही लक्षण आएंगे। तो sciatica को कभी भी कोई बीमारी मत समझिएगा, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो हिस्ट्री, कि आखिर आप क्या करते हैं, क्या आपके वर्क प्रोफाइल में कुछ ऐसा शामिल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जिसकी वजह से आपका पिरिफॉर्मिस मसल वीक और शॉर्ट हो सकती है, या फिर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है चोट लगने की जिसमें आपको हिप के आसपास चोट आई हो। तीसरा, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कमर के कौन से हिस्से में दर्द होता है। देखिए जो sciatica का दर्द है वो आपको कमर के मतलब अपर वाले हिस्से में, L1 L2 L3 वाले हिस्से में बहुत रेयरली पेन करेगा, लेकिन वो L4 L5 आपके हिप्स, आपका जो बटक्स हैं वो, आपके बैक ऑफ थाई, काफ मसल में भी पेन कर सकता है, पूरे पैर में एक साथ पेन हो सकता है, पैरों में झुंझुनाहट हो सकती है, पैर के तलुओं में जलन भी हो सकती है, और कई बार कई मूवमेंट्स में शार्प शूटिंग, एकदम से तेज पेन होगा और वो रुक जाएगा, फिर से तेज पेन होगा फिर वो रुक जाएगा। क्या आपको ऐसे लक्षण हैं, या फिर आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये पेन आपका अचानक से बढ़ने लगता है, या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद ये पेन आपका बढ़ने लगता है, या आप अदरवाइज आपको पेन नहीं है, आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपको पेन नहीं, लेकिन जब भी आप जॉगिंग करते हैं तो आपको पूरे पैरों में पीछे की तरफ दर्द और झुंझुनाहट होती है। तो ये सब sciatica के लक्षण है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लक्षण है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे फेयर टेस्ट कहते हैं, फ्लेक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन। ये किसी एक्सपीरियंस्ड चिकित्सक के पास ही जाके कर रहे हैं। इसको खुद करने से कई बार पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो मसल शॉर्ट होती है वो ऑलरेडी और इम्पिंज कर देती है, तो वो उससे बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। हर जो पैरों का दर्द है वो sciatica नहीं होता है, वो चाहे स्लिप डिस्क की वजह से sciatica हो, चाहे वो पिरिफॉर्मिस मसल की टाइटनेस की वजह से जो sciatica आपको डेवलप हो रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पैर में, पूरे पैर में दर्द के कई और कारण हो सकते हैं, इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाके अपनी पूरी जांच करें। अगर आपको क्रॉनिक पेन डेवलप हो, देखिए आपको पहली बार पेन हुआ, आप कहीं भी जाके दिखा लिए, आप कोई वीडियो देख ले यूट्यूब में, आपने एक्सरसाइज कर ले, ठीक है। अगर लेकिन वो पेन आपको बार बार हो रहा है तो आपको ज़रूरत है किसी एक्सपीरियंस्ड चिकित्सक की, या किसी ऐसे व्यक्ति की वीडियो की जो इस फील्ड का जानकार हो। तो कभी भी अच्छे से समझ लीजिए कि एक दर्द का एक ही कारण नहीं हो सकता, दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं और अच्छे से अपनी जांच कराएं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और मैं बता दूंगा आपको MRI के बारे में। MRI की रिपोर्टिंग बहुत फास्ट होती है, उसे देख के कभी भी कंफ्यूज मत होइए। हम पढ़ लेते हैं एक वर्ड, MRI की रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने उसमें एक वर्ड पढ़ लिया, प्रोलैप्स। ठीक है भाई, प्रोलैप्स जरूरी नहीं है कि आपकी नस को जाके दबा रहा हो। प्रोलैप्स तो मुझे भी हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है, मेरे आसपास अभी कई सारे लोग हैं, उनमें से 95% लोगों को प्रोलैप्स होगा। तो MRI की रिपोर्ट को देख के कभी भी डरे नहीं। अब बात करते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की जो एक्सरसाइजेज और जो स्ट्रेचिंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो हमेशा दोनों पैर के लिए करें। कभी भी एक पैर जिसमें आपको दर्द है अगर आप उसका करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे पैर में पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम डेवलप होने का रिस्क रहता है, इसलिए एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग हमेशा करें। ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेंथनिंग कभी भी ना करें।
अपने पेन की लिमिट को कभी भी क्रॉस ना करें। आपको किसी भी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग में काफ़ी अगर पेन हो रहा है, देखिए स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत पेन सामान्य है, वो होता है। अगर आपको अनबेरेबल पेन हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये पेन सही नहीं है, तो एक्सरसाइज को तुरंत बंद कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि अपने पेन की लिमिट्स में, अपने पेन के दायरे में रह के ही किसी भी एक्सरसाइज को करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानकारी पा सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। आइए अब बात करते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज चालू करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सरसाइज में बहुत दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज को तुरंत रोक दीजिएगा। अपनी पेन की लिमिट में ही रह के एक्सरसाइज को करना है। तो आज की एक्सरसाइज का डेमो दिखाने के लिए हमारे पास मेरे एक पेशेंट हैं, संदीप जी। ये आपको डेमो करके दिखाएंगे। संदीप जी, पहले अपना लेफ्ट पैर मोड़ लीजिए। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है जो पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेच है। इसके लिए अगर आपने लेफ्ट पैर मोड़ा है तो राइट हैंड से अपनी एड़ी को पकड़िए और लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़िए। संदीप जी, एड़ी को पकड़िए। हाँ, एड़ी को आपको आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है, एड़ी सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए है। और फिर लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर को अपनी तरफ खींचिए। खींचने के बाद इसे 5 सेकंड तक रोक के रखिएगा और फिर धीरे से ढीला छोड़ दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को आपको 5 बार करना है, दोनों पैरों के लिए ऑल्टरनेट होके करें। पहले एक पैर का 5 बार करें, फिर दूसरे पैर का 5 बार करें। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, आपको उतना ही खींचना है कि आपको हिप के पास थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो। अब अगली एक्सरसाइज भी जो है वो पेरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच ही है। इसके लिए पहले अपने पैर को मोड़ लीजिए। पैर को मोड़ने के बाद दूसरे पैर के पास क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराने के बाद जैसे आपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस कराया है तो राइट हैंड से अपने घुटने को खींचिए। बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं खींचना है, आपको कमर से ताकत नहीं लगाना, आपको कमर से ताकत लगा के पैर को नहीं मोड़ना है। आपने राइट हैंड से, मतलब जो आपने पैर लिया है उसके अपोजिट हैंड से घुटने को पकड़ के जमीन की तरफ थोड़ा सा खींचना है। इसमें भी ध्यान रखें कि इतना ही खींचें जितने में आपको हल्का स्ट्रेच महसूस हो, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। खींचने के बाद 5 सेकेंड तक होल्ड करके रखें और ये एक्सरसाइज भी आप दोनों पैर के लिए करें। अगले एक्सरसाइज के लिए फिर से पैर सीधा कर लें। इस एक्सरसाइज को भी हम फिलहाल लेफ्ट पैर के लिए ही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट पैर की एक्सरसाइज करने के लिए पहले राइट पैर को मोड़ के रख लीजिए। अब लेफ्ट पैर को उठा के क्रॉस लेग सिटिंग में जैसा हम बैठते हैं उस पोजीशन पे आ जाइए। अब अपने दोनों हाथों से राइट पैर को थाई से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए। ये एक्सरसाइज है तो पहले एक्सरसाइज के जैसे ही सेम, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो अपने हाथों से अपने पैर को नहीं खींच पाते हैं वो इस पोजीशन में आके अपने हाथ और पैरों दोनों की ताकत से अपने पैर को खींच सकते हैं, जिससे कि पेरिफॉर्मिस मसल में स्ट्रेच फील होगा। इस एक्सरसाइज में भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना खींचें और एक्सरसाइज को 5 सेकंड तक होल्ड करें। ये एक्सरसाइज भी आपको 5-5 बार दोनों पैरों के लिए करनी है। अब स्ट्रेचिंग के बाद चलते हैं पेरिफॉर्मिस के स्ट्रेंथनिंग के लिए। पेरिफॉर्मिस की स्ट्रेंथनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार स्ट्रेचिंग से मसल काफ़ी लंबी हो जाती है और जो हिप में जो सपोर्ट आना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है। पेरिफॉर्मिस का जो बेसिक काम होता है पैर को आउटवर्ड डायरेक्शन में घुमाना। तो जब भी इस एक्सरसाइज को करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पेरिफॉर्मिस मसल एंगेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैर के पंजों को थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा लें। इससे आपकी पेरिफॉर्मिस मसल एंगेज रहेगी। हाथों को बगल में रखें और सांस बिना रोकें अपनी कमर को छत की तरफ उठाएं और फिर धीरे से नीचे रख दें। अभी शुरुआत में इस एक्सरसाइज को आपको होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर ले जाना है और धीरे से नीचे ले आना है। जब इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगेंगे तो फिर 3 से 5 सेकंड का होल्ड करें। शुरुआत में एक्सरसाइज को सिर्फ 7 से 10 बार करें। जब आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लगें तो 15 बार तक जाए। 15 बार का एक सेट होता है और थोड़े कंफर्टेबल हो जाए तो 2 सेट करें, फिर और कंफर्टेबल हो जाए तो 3 सेट करें। अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए, कम से कम 30 सेकंड तक का रेस्ट करिएगा। उसके बाद दीवार के पास, किसी दीवार के पास लेट जाइएगा और जो भी पैर आपका दीवार की तरफ है उसे मोड़ के एक ऐसा तकिया या आप कोई सॉफ्ट बॉल, कोई फुटबॉल, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसे आप अपने पैर से दबा सकें। ऐसे फिट करने के बाद अपने घुटने को बाहर की तरफ दबाएं ताकि तकिया आपका दबे, तकिया वहाँ से गिर ना पाए। अभी इस एक्सरसाइज में भी होल्ड ना करें, आप एक बार दबाएं फिर उसे छोड़ दें,
फिर दबाएं, फिर छोड़ें। जब आप कंफर्टेबल होने लगेंगे तो इसमें आप 5 से 7 सेकंड का होल्ड ला सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी शुरू करें 7 से 10 बार में। जब थोड़े कंफर्टेबल हो जाए तो 12 से 15 बार कर सकते हैं, और थोड़ा कंफर्टेबल होते जाएं तो सेट्स को बढ़ाते जाएं। अगली एक्सरसाइज के लिए किसी भी एक साइड करवट में लेट जाएं। इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। है तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज कि हमें ऐसे लेट के अपना जिस साइड में आप लेटे हैं वो हाथ सर के नीचे रहेगा, दूसरा हाथ पेट के पास रहेगा। सिर्फ आपको पैर को छत की तरफ उठाना है। लेकिन जब आप पैर को छत की तरफ उठाएं तो ध्यान दें, इस संदीप जी के पैर को देखेंगे कि जब वो छत की तरफ उठा रहे हैं तो वो पैर आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है, और वो जब अंदर ला रहे हैं तो वापस अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है। एक बार फिर से आप देखिए कि ऊपर जाते वक्त पैर बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है और अंदर जाते वक्त वो अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है। ये रोटेशन करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ये रोटेशन नहीं करेंगे तो आपकी जो पेरिफॉर्मिस मसल है वो एंगेज नहीं होगी। ये ग्लूटियस मीडियस की एक्सरसाइज बन जाएगी अगर आप रोटेशन नहीं करते। तो इसलिए रोटेशन का हमेशा ध्यान रखें। इस एक्सरसाइज को भी अभी होल्ड ना करें, शुरू करें 5 से 7 बार से ही। जब थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं तो 12 से 15 बार, और कंफर्टेबल हो जाएं तो होल्ड लाएं, और कंफर्टेबल हो जाए तो 2-3 सेट तक जाए। अगली एक्सरसाइज का पैटर्न भी यही है, सेम है, बस उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने एंकल के पास 1 kg या 2 kg, जैसे भी आपकी प्री फिटनेस लेवल है, जितना आपका फिटनेस लेवल है उस हिसाब से अपने एंकल के पास ऐसे एक वजन मान लें, ताकि वजन बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट एकदम सेम ही रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि मूवमेंट एकदम सेम है, सिर्फ वजन ऐड हो गया है। इससे इनको उठाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में ही वजन ऐड ना करें, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाए, थोड़ा आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए, तभी वजन ऐड करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज को तुरंत बंद कर देना है, या आपको लगता है कि आपने 2 किलो का वजन मान लिया है, उसके बाद आपको ज़्यादा तकलीफ होने लगी है तो पहले वजन को आधा किलो कर लीजिए, फिर 1 किलो कर लीजिए। इस तरह से आप एक्सरसाइज में वजन को बढ़ा सकते हैं।